सुप्रीम कोर्ट के आज के निर्णय से फिर यह स्पष्ट हुआ है कि आपका अनुभवी एडवोकेट कोर्ट में आपके लिए सबसे अधिक मूल्यवान होता है। ट्रायल के दौरान उसके द्वारा किया गया क्रॉस एग्जामिनेशन ही एकमात्र ऐसी पूंजी है जो वास्तव में आरोपी के काम आती है, बाकी और कुछ काम नहीं आता। क्योंकि अदालत में केवल कहानियां नहीं चलती, वहां पर पक्के सबूत आपको चाहिए होते हैं। ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट भले ही कभी कभी चूक जाएं, सही बात को ना देख पाएं, लेकिन यदि सही क्रॉस एग्जामिनेशन किया गया है तो सुप्रीम कोर्ट तक आपको न्याय मिलेगा ही मिलेगा, यह पक्का है। और हमें गर्व है कि इंडियन लीगल सिस्टम की प्रोफेशनल एक्सेलेंस ने क्रॉस एग्जामिनेशन को सच तक पहुंचने का एक अचूक विज्ञान बना दिया है। ऐसा विज्ञान जिसे किसी भी कोर्ट में किसी भी केस में आप जांच करके देख लीजिए, इसके परिणाम हमेशा आपको अचूक मिलेंगे। आज के केस में आरोपी व मृतक दोनों दोस्त थे। 21 फरवरी 2008 की दोपहर लगभग 12:30 बजे आरोपी पिचू मनी, जो A2 था, दूसरा आरोपी था, मृतक शिवा के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर वलियूर, जिला तिरुनेलवेली, तमिलनाडु के टैस्माक वाइन शॉप पर गया था। प्रोसिक्यूशन के अनुसार वहां पहुंचते ही आरोपी A1 एसाकी मुथु अचानक आया और उसने दनाती जैसे एक हथियार से शिवा के ऊपर लगातार वार करके उसकी हत्या कर दी। पुलिस के मुताबिक यह पूरी घटना मृतक के पुत्र PW1 और उसकी पत्नी PW2 ने अपनी आंखों से देखी थी, क्योंकि वे साइकिल से आरोपी व मृतक का पीछा करके उसी समय टसमाक पहुंच गए थे। उनको यह शक हो गया था कि A2 जो मृतक को अपने साथ ले गया है वह उसे नुकसान पहुंचाने वाला है। इन्वेस्टिगेशन के बाद चार्जशीट दाखिल हुई। ट्रायल कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया और हाई कोर्ट ने उस कन्विक्शन को बरकरार रखा। इस तरह मामला अंततः सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। आज का केस है एसाकी मुथु पिचू मनी वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। ये दो आरोपियों एसाकी मुथु और पिचू मनी की दो अपीलें थी जो SLP क्रिमिनल नंबर 3816 और 1693 ऑफ 2025 में अराइज हुई थी। ये दोनों अपीलें जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने 22 जुलाई 2025 को सिंगल जजमेंट से डिसाइड की हैं। इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केवल रिश्तेदार और इंटरेस्टेड गवाहों की अविश्वसनीय गवाही और चश्मदीद गवाहों की गवाही से असंगत मेडिकल सबूतों के आधार पर किसी भी आरोपी की कन्विक्शन कर देना सुरक्षित नहीं है। सारे सबूत एक दूसरे के साथ सामंजस्य और तालमेल में होने चाहिए अगर कन्विक्शन करनी है तो। जब स्वतंत्र गवाह होस्टाइल हो जाएं और प्रोसिक्यूशन की कहानी असंभावनाओं से भर जाए तो संदेह का लाभ आरोपियों को दिया ही जाना चाहिए, जिसे बेनिफिट ऑफ डाउट कहते हैं। इस सारे केस का एक सबसे महत्वपूर्ण पक्ष यह था कि आरोपियों के एडवोकेट के द्वारा ट्रायल कोर्ट के दौरान ही सारे के सारे झूठ को पकड़कर कोर्ट के सामने रख दिया गया था। हालांकि वह ट्रायल कोर्ट के द्वारा पहचाना नहीं जा सका और जिसे अब सुप्रीम कोर्ट ने पहचाना था। एक आरोपी पर मृतक को मोटरसाइकिल पर बैठाकर 16 किलोमीटर दूर शराब की दुकान पर ले जाने का आरोप था। दूसरा आरोपी वहीं कहीं से आ गया था। पुलिस के अनुसार दोनों ने मिलकर मृतक की हत्या कर दी थी, लेकिन मृतक के बेटे और पत्नी ने कहा कि शक होने पर वे भी घर से अपनी साइकिल चलाकर मौके पर पहुंच गए थे और उन्होंने हत्या को होते हुए देखा था। डिफेंस काउंसिल ने दूरी, साइकिल की गति आदि के यही सवाल ट्रायल कोर्ट में उठाए और यह पूछा कि क्या यह दावा करना संभव है, क्या एक साइकिल इतनी गति से चल सकती है कि 30 मिनट में 16 किलोमीटर दूर घटना स्थल पर पहुंच जाए, जिस दूरी को तब तक मोटरसाइकिल ने कवर किया था, और वहां पहुंचकर घटना के चश्मदीद गवाह बन जाएं। डिफेंस काउंसिल ने गवाहों से यह भी पूछा कि जब टैस्माक पर ग्राहक और मैनेजर मौजूद थे तो उन्होंने इस केस में इस घटना की गवाही क्यों नहीं दी। डिफेंस ने यह भी साबित किया कि जो पत्नी व बेटा गवाह बने हैं उनकी मौजूदगी डाउटफुल है और स्वतंत्र गवाहों ने प्रोसिक्यूशन का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने डॉक्टर से प्रश्न पूछे और प्रश्न पूछकर यह भी उजागर किया कि मृतक पर कुल 26 चोटें आई हुई थी। इसके बाद डिफेंस काउंसिल ने सवाल उठाया
कि क्या यह संभव है कि एक अकेला हमलावर A1 जो वहीं से निकल कर आया था, एक अकेला हमलावर जिसके पास हथियार बताया गया था, अकेले ही इतने वार कर दे? इस प्रश्न ने प्रोसिक्यूशन केस की पूरी स्टोरी को हिलाकर रख दिया था। डिफेंस काउंसिल ने क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान अपना वही जाना माना फॉर्मूला लगाया था कि फैक्चुअल विटनेस जो तथ्यों की गवाही दे रहे हों और आईओ की गवाही को आपस में भिड़ा दिया जाए। बरामदगी को लेकर डिफेंस ने सवाल उठाए थे कि पुलिस ने जो हथियार और मोटरसाइकिल आरोपी की निशानदेही पर बरामद करने की बात कही है, उसमें बरामदगी के गवाह कुछ और बात कहते हैं तथा आईओ कुछ और बात कहता है। गवाहों और आईओ की गवाही एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, एक की गवाही से दूसरे की गवाही कट जाती है, इसलिए इस बरामदगी को डिसाइसिव नहीं माना जा सकता, इसके आधार पर निर्णय नहीं टिकाया जा सकता। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब इन सब बातों पर विचार किया तो उन्होंने डिफेंस के द्वारा उठाए गए इन सभी सवालों को बहुत गंभीरता से लिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 16 किलोमीटर की दूरी 30 मिनट में साइकिल से तय करने का दावा स्वाभाविक रूप से असंभव है, यानी कि यह इनहेरेंटली इम्प्रोबेबल है। ऐसा बयान देने से पत्नी और बेटे की घटना स्थल पर मौजूदगी शक के दायरे में आ जाती है और हम इसे एक डाउटफुल परिस्थिति मानेंगे कि पत्नी और बेटा वहां होने का दावा कर रहे थे। कोर्ट ने यह भी माना कि यदि गवाह वास्तव में घटना स्थल पर मौजूद होते तो उनका रास्ते में पड़ने वाले थाने को सूचना दे देना स्वाभाविक होता कि देखिए हमें डाउट है, हमारे पति को या पिता को फला फला आरोपी उठा कर ले गया है और उनकी वह हत्या करने वाला है या उनको नुकसान पहुंचाने वाला है, लेकिन उन्होंने थाने को ऐसी कोई सूचना नहीं दी। उनके द्वारा ऐसा ना किया जाना उस पत्नी और बेटे के आचरण को अस्वाभाविक और उनकी गवाही को अविश्वसनीय बना देता है। दूसरी ओर जो गवाह स्वतंत्र थे, उन गवाहों के होस्टाइल हो जाने को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन की कमजोरी माना। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि जब स्वतंत्र गवाह साथ नहीं देते हैं और केवल रिश्तेदार गवाहों की गवाही बचती है तो आरोपियों का कन्विक्शन सुरक्षित नहीं रहता है। और ये जो घटना को सपोर्ट करने वाले गवाह थे, इनके ऊपर भी डाउट तो बना ही रहता है कि ये वहां थे मौका पर या नहीं थे। उधर डिफेंस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चश्मदीद गवाहों की गवाही के बीच अंतर को अदालत के सामने रखा और अदालत ने इसको डाउटफुल पाया। मृतक की डेड बॉडी पर 26 घाव थे। कुल 26 घाव यह दिखाते हैं कि हमला एक व्यक्ति ने नहीं किया होगा, जबकि चश्मदीद गवाहों पत्नी व बेटे के अनुसार ये सारे के सारे वार एक ही आरोपी A1 ने किए थे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाहों के इस आपसी विरोध को नोट किया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि जब मेडिकल एविडेंस और चश्मदीद गवाहों की गवाही में एक रूपता ना हो तो प्रोसिक्यूशन का पूरा ढांचा हिल जाता है। बरामदगी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने डिफेंस की दलील से सहमति जताई। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि आईओ और बरामदगी के गवाहों की गवाही में विरोधाभास था। यदि एक की बात को सच माना जाए तो दूसरे की बात अपने आप ही झूठी हो जाती है। एक ही वस्तु की बरामदगी दो अलग अलग तरह से नहीं हो सकती, एक वैसे जैसे आईओ बता रहा था और एक वैसे जैसे बरामदगी का गवाह बता रहा था। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपने केस को साबित नहीं कर पाया। संदेह का लाभ आरोपी को दिया गया और कन्विक्शन को समाप्त कर दिया गया। यहां आप यह बात देखेंगे कि ये दोनों आरोपी नीचे की दोनों कोर्ट्स के द्वारा कन्विक्ट किए गए थे। जब डबल कन्विक्शन होता है, कंकरेंट फाइंडिंग्स नीचे के दोनों कोर्ट्स की होती है, तो सुप्रीम कोर्ट आमतौर से उस कन्विक्शन को हिलाता नहीं है। लेकिन यहां जो ट्रायल कोर्ट के दौरान ट्रायल कोर्ट के वकील साहब ने क्रॉस किया था, वह इतना बेहतरीन था कि उसके द्वारा उजागर हुए सत्य को सुप्रीम कोर्ट भी अनदेखा नहीं कर पाया। सुप्रीम कोर्ट ने उसको नोट कर लिया कि देखो सारी बातें तो इन्होंने झूठ वहीं पकड़ कर दिखा दिया था, तो यह तो ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट की गलती थी कि वे इस सच को देख नहीं पाए। और यहां अंत में सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों को उसका लाभ देते हुए बरी कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम से एक ही न्यायिक सत्य उभरता है कि केवल क्रॉस एग्जामिनेशन ही आरोपी के बरी होने की असली नींव है। यदि ट्रायल कोर्ट ने गवाहों के उत्तर और विरोधाभास अनसुने कर दिए हैं तो हाईकोर्ट उन्हें सुनेगा, और यदि वहां हाईकोर्ट में भी कुछ चूक हो गई
तो सुप्रीम कोर्ट तो अवश्य सुनेगा, क्योंकि अंतिम निर्णय हमेशा तथ्य और कानून से होता है, फैक्ट एंड लॉ से होता है। क्रॉस एग्जामिनेशन ही वह प्रक्रिया है जहां गवाहों की बनावटी कहानियां टूट जाती हैं या एडवोकेट्स के द्वारा तोड़ दी जाती हैं और वास्तविकता अदालत के सामने आ जाती है। उन बनाई गई कहानियों से किसी आरोपी का भला नहीं होता जो वे हर एक को सुनाते घूमते हैं, लेकिन उनके वकील साहब उन कहानियों को कभी भी कोर्ट में क्रॉस के दौरान पूछ नहीं पाते हैं। आप सभी विद्वान व्यूअर्स यह जानते और देखते रहे हैं कि क्रॉस एग्जामिनेशन भारतीय अदालतों में सदियों से होता आया है, पर उसे हमेशा केवल एक आर्ट के, एक हुनर के या वकील की शैली के रूप में जाना गया। वे वकील साहब अच्छा क्रॉस करते हैं, वे नहीं करते हैं। उसमें वह वैज्ञानिक कसावट नहीं थी जो हर सवाल को तयशुदा नतीजे तक ले जाए, जिसे फिलॉसफी में कहते हैं ना कि इफ ए देन बी, या साइकोलॉजी में जैसे कहते हैं कि हर एक स्टिमुलस का एक अनिवार्य रिस्पॉन्स होता है। हमने इन्हीं सिद्धांतों को अदालत की गवाहियों पर उतारकर इंडियन लीगल सिस्टम के रूप में क्रॉस एग्जामिनेशन को कला से बदलकर संपूर्ण विज्ञान बना दिया है। अब यह केवल प्रश्नों व उत्तरों का कलेक्शन भर नहीं रह गया है, बल्कि एक प्रक्रिया बन गई है जिसे किसी भी कोर्ट में करें, किसी भी गवाह पर करें, वह झूठ को नष्ट करके सच को बाहर निकाल लाता है। इंडियन लीगल सिस्टम ने क्रॉस एग्जामिनेशन को नियमों और उप नियमों की एक साइंटिफिक शैली बना दिया है। यदि आप भोलेपन से, गलती से, झूठे आरोप से किसी कोर्ट केस में फंस गए हैं, तो हमारी संस्था इंडियन लीगल सिस्टम का सपोर्ट सिस्टम आपको बचाने के लिए आगे आएगा, आपको सही कानून की राह दिखाएगा। जितने झूठे गवाह होंगे उनको अपने कानूनी औजारों की सहायता से क्रॉस करके आपको उन झूठे गवाहों से मुक्ति दिलवाएगा। पूरे भारत में जहाँ कहीं भी आप हैं, हमारी सहायता वहीं आप तक पहुँचेगी, हम पहुँचाएंगे। हमें बताएं कि आप कहाँ फंसे हुए हैं। हमारी वेबसाइट है indianlegalsystem.org। इस पर सारी जानकारी आपकी सरल भाषा में दी गई है। इसको पढ़कर फर्जी केसेस से बचने की बातें सीखें। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। इन वीडियोज को दूसरों तक फैलाएं ताकि कोई झूठे केस की आग में न झुलसे। हम आपसे आगे भी नई वीडियोस में ऐसे ही मिलते रहेंगे। अगली वीडियोस में मिलने तक प्रणाम।